Hello, everybody. Welcome to Wisdom Wings IAS. And today I will be going to discuss a very important thing regarding GS Paper 4, that is UPSC Civil Services Examination and UPPSC Civil Services Examination, GS Paper 4. And you all know that GS Paper 4 is common to both the examinations mains. And this paper belongs to ethics, integrity, and aptitude. So this is Subhash Mishra, and I'm going to discuss about a very important thing regarding the comparing and contrasting the values, particularly the virtues and vices of Ravana. And I will be discussing it in English also and Hindi also. Okay, both the students I teach and I cater to. So definitely I have all the responsibility to discuss in both the languages. It will be very important for both kind of candidate who actually understands in Hindi and understands in English also. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो वर्च्यूज एंड वाइसेस, और जिसको कि दोनों ही चीज, किसी भी चीज में जब हम वैल्यू की बात करते हैं जीएस पेपर 4 में, तो वर्च्यूज जो पॉजिटिव क्वालिटीज एंड वाइसेस जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, इन दोनों की बात करनी पड़ती है। तो जो रावण था वो आपको बहुत ही ज्यादा प्रकांड विद्वान था, लेकिन उसकी जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफी ज्यादा थी। तो उसकी जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो छुप जाती है। तो यही चीज आपको जीएस पेपर 4 में सीखना है, और ये आपको लिखना भी है, इम्प्लीमेंट भी करना है कि आपके पॉजिटिव क्वालिटीज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, नेगेटिव क्वालिटीज आपकी कम से कम होनी चाहिए, और ऐसा कुछ भी ब्लंडर नहीं करना है आपको अपनी कैरेक्टरिस्टिक में, और वैसी पर्सनालिटी नहीं बनानी है जिससे कि एक भी अगर आप ऐसी महागलती जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ी गलती, तो ब्लंडर यू से इट, वो आपको नहीं करनी है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज कॉमन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएस पेपर 4 एज आई टोल्ड यू। तो ये चीज एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पेपर में आप लिख सकते हो। तो हम पहले क्वालिटीज का जिक्र करेंगे, उसके बाद उसकी पॉजिटिव वैल्यूज की बात करेंगे, फिर नेगेटिव वाइसेस की बात करेंगे। तो पहली चीज जो रावण में सबसे बड़ी चीज थी, वो इंटेलेक्चुअल प्रोवेस जो था। उनका जो इंटेलेक्चुअल प्रोवेस है रावण का, वो काफी ज्यादा बड़ा था। मतलब ये है कि वो प्रकांड विद्वान थे, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रकांड विद्वान, हाईली एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल पर्सन। लेकिन नॉलेज और एजुकेशन आपको विजडम नहीं देता, बुद्धि और जो जो विवेक है वो नहीं देता है। तो वो जो विवेक की कमी है, वो जो बुद्धि की कमी है, विजडम की कमी है, उस चीज के चलते उन्होंने अपना नॉलेज मिसयूज किया, मिसयूज नॉलेज फॉर अनएथिकल पर्पजेस। जैसे अगर आप शेयर मार्केट स्कैम्स की बात देखें, तो इसमें बहुत सारे हर्षद मेहता स्कैम है, और बहुत सारी चीजें जिसमें कि स्कैम 92 और बहुत सारे मूवीज और सीरियल्स भी बन चुके हैं। उसमें आप देखोगे कि ये जो लोग हैं, इनका दिमाग बहुत तेज था, बहुत शार्प था। उन्होंने लूप होल्स को खोजा, लेकिन वो लूप होल्स को उन्होंने मिसयूज अपने लिए यूज किया, और दूसरे लोगों का पैसा उसके चलते बर्बाद हुआ या डुबाया, या सरकार का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा उसमें बर्बाद हुआ। तो ये मिसयूज ऑफ नॉलेज, ये आपको कभी भी विजडम वाले व्यक्ति, बुद्धि वाले, विवेक वाले व्यक्ति का काम नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस के होते हुए भी, आप हाईली एजुकेटेड और नॉलेजेबल हित होते हुए भी, सरकार, समाज और अपने व्यक्तिगत हित में अहित कर सकते हो, और ये आपकी सबसे नेगेटिव क्वालिटी हो जाएगी। और इसके चलते जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, हाईली एजुकेटेड और नॉलेजेबल आप हो, वो छुप जाएगा। दूसरा चीज है लीडरशिप स्किल्स। जो लीडरशिप स्किल था रावण का, वो बहुत ही करिश्मेटिक लीडर था, अपने लोगों में काफी प्रसिद्ध, अपना एक पावरफुल किंगडम, बहुत ही शक्तिशाली किंगडम उन्होंने बनाया। लेकिन उस लीडरशिप का इस्तेमाल कैसे किया? लीडरशिप का इस्तेमाल बहुत ही अनएथिकली किया। तो जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस थे, उसके चलते जो लोग थे, सोने की लंका को भी जलना पड़ा फाइनली। और ये चीज राख का ढेर बनते हुए देर नहीं लगा। तो ये भी आपको देखना है कि करिश्मेटिक लीडरशिप का मतलब ये नहीं है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल किया है कि जो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन है, जिसको मेना रीजन बोलते हैं, उस अफ्रीका रीजन में बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली, पावरफुल जो किंगडम थे, वो हुए हैं पिछले, अगर आप 100 ईयर्स की हिस्ट्री देखेंगे। और उसमें बहुत सारे ऐसे जो किंगडम में जो लोग थे, किंगडम ये कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि जो नेता, राजनेता, और या नहीं तो जो सिंगल जो हेजेमोनी वाली नेता होते हैं, वो लोग पैदा हुए। और उसमें आप ये देखोगे कि गल्फ वाली कंट्रीज और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में ये सब बहुत कुछ हुआ। जैसे कि हम अगर अफ्रीका ओवरऑल की बात करें, ईदी अमीन की बात करें, या हम जो गल्फ कंट्रीज है उसमें बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट नेता
आपको दिखेंगे जो कि पूरे के पूरे देश को या पूरे के पूरे रीजन में एक अनस्टेबिलिटी लेके चले आते हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, अपने हित के लिए काम करते हैं। तो ऐसे करिश्मा का क्या मतलब, जिसमें कि आप काफी फेमस होते हो बहुत, और ये फेमस इनफेमस भी एक तरीके का फेमस हो जाता है कई बार, जिसमें कि खूंखार प्रवृत्ति के नेता पैदा हो जाते हैं। तो ये करिश्मेटिक लीडरशिप किसी काम का नहीं रहता अगर आपका स्टेबल लीडरशिप नहीं है, अगर लोगों के हित के लिए, वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे हो, अगर एथिकली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में आपका सस्टेनेबल नहीं होगा। आपको जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो P5 की कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया और बाकी जो कंट्रीज हैं, वो मिलके आपको खत्म करेंगे, है ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आप पे पोजीशंस लग सकता है, लोग जो है आपको धीरे धीरे आपको नजरों पे चढ़ाएंगे और आपको गिरा देंगे। तो लीडरशिप स्किल्स में ये सीखने वाली बात है कि करिश्मेटिक लीडरशिप जरूरी है, बट करिश्मा पॉजिटिव करिश्मा होना चाहिए और लोगों के हित के लिए होना चाहिए। तो लीडरशिप यूज्ड अनएथिकली, ये रावण का जो नेगेटिव ट्रेड था, वाइसेस था, उनको डुबा के ले गया। डिटर्मिनेशन एंड एम्बिशन जो है, ये बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट माना जाता है। डिटरमाइंड थे वो, एम्बिशियस थे, बहुत ही लंबे लंबे गोल्स थे, सोने की लंका बना दी। हाँ, जो प्रॉफिटेबल इकोनॉमी है वो उनका था। ये सब चीजें पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप देखें कि ये एम्बिशन लेड करता है अनएथिकल एक्शंस को, लोगों को मारकाट के लिए उतारू होना पड़ा, युद्ध लड़ना पड़ा, उसमें हार जीत का सामना करना पड़ा, है ना। तो वहां पे ये चीज बहुत ही नेगेटिव में तब्दील हो जाती है कि आपका जो एम्बिशन है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए पॉजिटिव गोल्स के साथ, राइट। एम्बिशन शुड बी पॉजिटिव, एम्बिशन शुड नॉट बी नेगेटिव। अगर आप किसी कंट्री को हाइट पे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप में अपनाना पड़ेगा, एथिकल प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेंगी, भले ही जो नियर टर्म है उसमें आपको हो सकता है हानि हो जाए, राइट। तो डिटरमाइंड एंड एम्बिशियस होते हुए भी, जैसे सिकंदर, अलेक्जेंडर की बात हम करें या बहुत सारे नेता की बात अगर करें, वो डिटरमाइंड और एम्बिशियस थे, लेकिन वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस से पूरा का पूरा उन्होंने बर्बाद कर दिया, और फाइनली खुद भी बर्बाद होते हैं वो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए आप में, राइट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज उन्होंने इजाद किए, उसको लगाया, और पॉलिटिक्स में काफी माहिर बताए जाते थे। लेकिन वो जो फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, वो आपको डिविनिटी में नहीं बदल पाई, वो लोगों के हित में नहीं बदल पाई, वेलफेयर में नहीं बदल पाई, लोगों की कॉन्फिडेंस को उन्होंने नहीं पकड़ा, है ना। तो अनएथिकल पॉलिटिकल डिसीजंस उन्होंने काफी सारे लिए, जैसे कि जो श्री राम के साथ युद्ध करना या सीता का अपहरण करना, माता सीता का, तो ये सब सारी चीजें अनएथिकल पॉलिटिकल डिसीजंस में काउंट होती हैं। और जो 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 नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको यूज करना, राक्षसों का यूज करना, बाकी सारी चीजें, तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज आप यूज करिए, लेकिन वो आपके दूसरे लोगों को दबाने सताने के लिए नहीं, आप अपनी रक्षा करने के लिए, इंटरनल आपका पॉलिटिक्स है उसको संभालने के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। डिवोशन टू शिवा, शिव जी के काफी बड़े भक्त थे, डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन था उनका गॉड के साथ। और आपको पता है कि बहुत सारे श्लोकास जो है वो उसकी रचना करने वाले में रावण माने जाते हैं। तो शिव जी के साथ काफी ज्यादा उनका कनेक्शन था, 10 उन्होंने सिर पा लिया था उनके वरदान से, उनकी भक्ति करके। लेकिन इसका जो एक इम्बैलेंस था, इस चीज का जो उनको दंभ था कि नहीं, हम भगवान के साथ हैं तो हमारा कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, ये चीज बहुत गलत था उनका। और ये इम्बैलेंस करता है उनके एथिकल कंडक्ट को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि देखिए, भगवान उनका साथ देते हैं, या भगवान उनका साथ देने के लिए आप मतलब अगर आप भगवान से ये मांगो कि नहीं नेगेटिव चीजें, तो वो नहीं देंगे वो आपको, है ना। और अगर आप गलत करते हो फिर भी आपको इंडिकेशंस आते हैं ऊपर वाले की तरफ से कि नहीं आप गलत काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका इम्बैलेंस होगा, आपका विनाश संभव है उसमें। तो डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि उस डिविनिटी से आप फिर नेगेटिव चीजें पाएं, जैसे कि भस्मासुर का भी जो प्रसंग है, रामायण में, महाभारता में, हर जगह यही चीज है कि जैसे कि पीछे वाले जो मैंने पढ़ाया है उसमें, लास्ट नाइट को अपलोड किया था, श्री राम के जो वैल्यूज एंड वर्च्यूज हैं उसके बारे में, उसमें मैंने ये बताया था कि ये तो धर्मो ततः जय, जहाँ पे धर्म होती है वहां पे ही जय होती है। और दूसरी बात यह है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसी की रक्षा धर्म करता है। तो अधर्मी लोगों की रक्षा जो है धर्म कभी नहीं कर पाएगा। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि इम्बैलेंस विद एथिकल कंडक्ट। और जैसे कि गांधी जी भी बताते थे कि जो 7 sin में उन्होंने बताया हुआ है कि बिना सेक्रीफाइस के, बिना श्रद्धा के जो अगर आप भक्ति करोगे तो वो आपको ले डूबेगा, राइट। तो ये चीज आपको नहीं करनी है।
जो जो रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस इज नॉट टॉलरेबल अकॉर्डिंग टू गांधी जी। रिस्पेक्ट फॉर टैलेंट, एक्नॉलेज्ड एंड रिवार्डेड टैलेंट। बहुत सारे उनके दरबार में जो दरबारी थे वो काफी टैलेंटेड थे, उनको एक्नॉलेज किया, रिवॉर्ड किया, तो दिस इज गुड थिंग। टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कौटिल्य भी बताते, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस में भी इस चीज़ की बात होती है। ब्यूरोक्रेसी में जो नौकरशाही है उसमें बात होती है कि एक्नॉलेज करना, रिवॉर्ड करना, टैलेंट को रिस्पेक्ट करना। लेकिन उस टैलेंट का यूज अगर आप फिर नेगेटिव चीज के लिए करोगे, नेगेटिव पर्पजेस के लिए, अनएथिकल पर्पजेस के लिए, तो अगेन आपने जो चीज पॉजिटिव बनाई थी उसको फिर आपने नेगेटिव में तब्दील कर दिया, राइट। तो उतना घाटा आप उसको हो गया ओवरऑल। जो वैल्यूज की बात करें उसमें, है ना। तो वैल्यूज में जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे सीखने लायक है आपकी, कि आपको वर्च्यूज एंड वाइसेस दोनों को मैनेज करके रखना होगा। हमेशा आपका वर्च्यू ज्यादा होना चाहिए वाइसेस से, और वाइसेस नोइंगली नहीं होनी चाहिए। जो गलत आचरण है वो नोइंगली नहीं होना चाहिए। अगर गलती से कुछ भी होता है तो उसको करेक्ट करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आपको पता है और आप गलती करते हैं। तो लीगली भी, लॉ में भी ये चीज माना माना जाता है कि अगर आपको लॉ नहीं पता है, ये चीज आपको एक्सक्यूज कभी भी आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। आपको लॉ पता होना चाहिए, आपको धर्म पता होना चाहिए, आपको अपना कर्म पता, आपको अपना ड्यूटी पता होना चाहिए, आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, और आपको उस पर करना ही होगा। देयर इज नो वे आउट। सेल्फ कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल डिजायर्स एंड इम्पल्सेस। उन्होंने अपने डिजायर को, इम्पल्सेस को कंट्रोल किया, और ये चीज बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो अपना एरोगेंस है और ईगो है, जो दम्भ है और जो जो अभिमान है, उसको ईगो नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली डिजायर और इम्पल्सेस, जो बेसिक इम्पल्सेस एंड डिजायर्स, अगर उसको कंट्रोल भी करता है तो फाइनली वो एरोगेंस और ईगो उसको खा जाता है। जैसे कि आप देखें, माता सीता का उन्होंने अपहरण तो किया, लेकिन कुछ भी गलत आचरण उनके साथ नहीं किया, जबकि प्रेशराइज तो हमेशा किया और बहुत सारा कुछ किया। तो लेकिन जो कंट्रोल डिजायर एंड इम्पल्सेस है ना, उसको उसने कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन वहां पे ये उसका ईगो मान नहीं रहा था कि मैं कैसे जाने दूंगा, कैसे राम जी ले जाएंगे इनको, हाँ। तो वो लौटाने के लिए तत्पर नहीं था, और इसीलिए युद्ध भी होता है। तो फेल टू कंट्रोल एरोगेंस एंड ईगो, ये चीज देखना है कि आपको एरोगेंस और ईगो, उस पर भी कंट्रोल करना है, अपने डिजायर और इम्पल्सेस पे भी कंट्रोल करना है। कनिंग एंड स्ट्रैटेजी, देखिए बहुत ही कनिंगली उन्होंने स्ट्रैटेजिक माइंडसेट के साथ क्लेवरली यूज किया अपने स्ट्रैटेजीज को। लेकिन वो स्ट्रैटेजीज अगेन अनएथिकल थी। अनएथिकल स्ट्रैटेजीज कभी सक्सेसफुल नहीं होंगी लॉन्ग रन में। इसीलिए स्ट्रैटेजीज भी जो आपको बनानी है वो पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज बनानी है। तो दैट इज वन लर्निंग फ्रॉम देयर। फैमिली वैल्यूज की बात करें तो लॉयल्टी एंड लव फॉर फैमिली, बहुत ही ज्यादा अपने लॉयल थे, और अपने फैमिली को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, स्नेह करते थे। लेकिन जो उनकी फैमिली वैल्यूज है वो कॉन्फ्लिक्ट कर गई उनके एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। तो अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी उनको बाद में साथ नहीं दे पाए, और जो कुछ फैमिली मेंबर्स थे जो उनका साथ दे रहे थे वो गलत के लिए साथ दे रहे थे। तो जो फैमिली वैल्यू है उसको आपको रखना तो है नजदीक, प्रायोरिटाइज तो करना है, लेकिन फैमिली वैल्यूज के साथ आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका राजधर्म मिसमैच नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि इसीलिए कहा जाता है कि फैमिली और पॉलिटिक्स दोनों को अलग रखो, और धर्म और फैमिली बिल्कुल अलग रखो, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपके प्रोफेशनल गोल्स और फैमिली, उन दोनों को अलग रखो। मतलब ये कि दोनों को एक कंपार्टमेंट में नहीं रखना है, ठीक है। और आपको कई बार आपके अपने फैमिली से लव प्यार होते हुए भी, लॉयल्टी होते हुए भी, आपको कर्म को ज्यादा प्रभावी रूप से आगे रखना होगा। कंसिक्वेंसेज ऑफ एरोगेंस, एरोगेंस जो था उनमें जो दम्भ था, उसका क्या परिणाम हुआ कि लेसन्स लर्न फ्रॉम डाउनफॉल, उसके आपके उसके डाउनफॉल से बहुत कुछ सीख सकते हो। खुद भी वो अपने डाउनफॉल से कई बार सीखे, लेकिन कंटिन्यू उसको नहीं कर पाए। तो डाउनफॉल ड्यू टू एरोगेंस एंड ईगो, एरोगेंस और ईगो के चलते जो है उनका डाउनफॉल तय था, संभव था। और फाइनली जब उन्होंने सीता जी का अपहरण किया, लड़ाइयाँ की उन्होंने, जो किंगडम ऑफ राम था, राम की सेना के साथ उन्होंने लड़ाई किया, तो वो एरोगेंट होके किया, नहीं तो वहां पे भी वो गलती को वो ठीक कर सकते थे, और डेफिनेटली लौटा सकते थे माता सीता को, राइट। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एरोगेंस जो है लॉन्ग लास्टिंग है। तो आज के लिए इतना ही। आप GS4 में इस चीज को आप पॉजिटिवली नेगेटिवली लिख सकते हैं, रावणा को आप लगातार कोट कर सकते हैं। दिस वाज अ वेरी ब्रीफ सेशन फ्रॉम माय साइड। आप जरूर कमेंट में लिखें कि कैसा लग रहा है। अब मैं कंटिन्यू आपके लिए कुछ ना कुछ नगेट्स लेके आता रहूंगा। और इसको अगर आप 2x पे सुनते हैं, लिसन टू दिस थिंग इन 2x, डबल द स्पीड, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दिस इज रिगार्डिंग UPSC, UPPCS मेंस एग्जामिनेशन। लॉन्ग टर्म में आपको धीरे धीरे अपनी
जो इनपुट्स हैं उसको आपको ट्यून इन करते रहना है। तो यही टाइम है जहाँ पे कि आप छोटे छोटे चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा सकते हो। तो दिस इज इट। थैंक यू वेरी मच।